family, welcome to my channel. Today we start the chapter 5th Industries class 8. Let's begin. Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? क्या आपने कभी ये आपके दिमाग में कभी विचार आया है कि जो आप नोटबुक यूज़ करते हो लिखने के लिए वो एक लंबे प्रोसेस के थ्रू बनती है. इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ अ ट्री. जो आपके पेज बनते हैं वो हमारी ट्री से बनते हैं. तो जो उसकी लाइफ, जो उसके नोटबुक बनने की प्रोसेस होती है वो कहाँ से शुरू होती है? पेड़ से शुरू होती है. इट वॉज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल. उसे काटा जाता है, कहाँ भेज दिया जाता है? पल्प मिल में. The wood of the tree was processed and converted into wood plug. वहाँ पे यह तो ट्री की जो वुड होती है यानी कि उसकी जो लकड़ी होती है उसको प्रोसेस किया जाता है और इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है वुड प्लग में. The wood plug was mixed with the chemical and finally changed into paper by machines. और उसमें क्या होता है, जो वुड प्लग होता है वो केमिकल में मिलाया जाता है और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारे पेपर में कन्वर्ट हो जाता है. दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स वॉज यूज टू प्रिंट द लाइन्स ऑन द पेज. फिर उसके बाद जो पेपर उन्होंने बनाया है उस पर केमिकल के थ्रू लाइनें बनाई जाती हैं इंक से की मदद से. द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ नोटबुक. और उन सब पेजेस को इकट्ठा कर दिया जाता है एक नोटबुक बनाने के लिए. पैक्ड एंड सेंड टू द मार्केट फॉर द सेल. फाइनली इट रिचेस टू योर हैंड. और उसके बाद वो किसके हाथ में आ जाती है? आपके हाथ में आ जाती है एज अ नोटबुक लिखने के लिए. तो देखो पहले क्या प्रोसेस होता है. अगर हम देखें तो ट्री पहले हम काटते हैं, उस ट्री को उधर अपने प्रोसेस होने के लिए भेज दिया जाता है. इट वॉज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल. पहले उसको पल्प मिल में भेजा जाता है जिसमें कि वो कन्वर्ट होकर किसमें बनती है? वुड प्लग में बनती है. और फिर उसके बाद जाके पेपर बन के आती है और फिर फाइनली वो आप उसको बाइंड करते हैं, वो नोटबुक में बनती है, वो अलग बात है. तो देखो आपका जो एक पेज होता है ना वो कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बनता किससे है? ट्री से बनता है. तो अगर आप अपना पेज वेस्ट करते हैं या फिर ऐसे ही फाड़ के फेंक देते हैं, वो ना करें, क्योंकि फिर आपको फिर नई कॉपी लगेगी, फिर उसके लिए नए पेड़ काटने पड़ेंगे. तो उसमें पेड़ों को काटना पड़ता है. इसलिए अपने पेजेस को बचाएं, अपने नोटबुक्स को बचाएं और सही तरीके से उनको यूज़ करें. आगे बढ़ते हैं. सेकेंडरी एक्टिविटी, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के फॉर्म, मतलब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं. देखो हमने 3 तरह की एक्टिविटी पढ़ी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. प्राइमरी में क्या होता है? जो रॉ मटेरियल आपको मिलता है वो नेचर से मिलता है, वो प्राइमरी एक्टिविटी होती है, जैसे आप एक्सट्रैक्ट करते हो. सेकेंड, उसको प्रोसेस करते हुए होती है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी. और थर्ड, उसको ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्ट करते हुए होती है हमारी टर्शियरी एक्टिविटी. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है. चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू द पीपल. रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में. एज यू हैव सीन, प्लग वॉज चेंज इनटू पेपर एंड इनटू नोटबुक. तो जो प्लग था उसको हमने पहले पेपर में कन्वर्ट किया और उन पेपर को बाइंड करके एक नोटबुक में कन्वर्ट किया. तो जो रॉ मटेरियल हमें मिला उसको हम किस में कन्वर्ट कर दिया? एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया. This present the 2 stages of the manufacturing process. The paper made from plug and cloth made from cotton have had value added to them at each stage of the manufacturing process. अच्छा, तो जो पेपर हमें मिला जो किससे बना था? प्लब से बना था. जो कॉटन मेड फ्रॉम कॉटन क्लोथ, सॉरी, जो कपड़े बने, जो पेपर बना वो प्लब से बना और जो कपड़े बने वो कॉटन से बने. वैल्यू एडेड टू देम, उनमें हर एक स्टेज में उसमें क्या होती है? वैल्यू एडेड होती है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान. इन दिस वे द फिनिशिंग प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी दैन द रॉ मटेरियल
दैट इट इज़ मेड फ्रॉम। तो उसमें क्या होता है, जब वो फिनिशिंग प्रोडक्ट यानी कि जब कॉटन से कपड़े बन के आ जाते हैं और प्लब से पेपर बन के आ जाता है, तो जो फिनिशिंग प्रोडक्ट होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है, बहुत यूटिलिटी होती है। ठीक है। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ कंसर्न विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोसेस प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज। इंडस्ट्री हमारी रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिफ़र करती है जो किस में, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में और प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज। ये सब चीज़ें हमारी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती हैं। दस वी हैव एन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये होती हैं। कोल माइन इंडस्ट्री, ये होती हैं। एंड टूरिज़म इंडस्ट्री, और टूरिज़म इंडस्ट्रीज़ होती हैं। देखो यहाँ पे जर्नी बता रखी है, जर्नी बिगिन पेपर मेड रिसाइकल। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं, साइज़ के हिसाब से और ओनरशिप के हिसाब से। देखो रॉ मटेरियल के बेस पे इंडस्ट्रीज़ में बी एग्रो बेस, अच्छा रॉ मटेरियल के हिसाब से जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ होती हैं। मिनरल बेस इंडस्ट्री होती है, मैराइन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री डिपेंडिंग ऑन द रॉ मटेरियल। एग्रो बेस इंडस्ट्री क्या होती हैं? यूज़ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। जो इंडस्ट्री प्लांट और एनिमल को एज देयर रॉ मटेरियल लेते हैं उसको हम कहते हैं एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट, लेदर इंडस्ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो। ये सब इसके एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, देखो फूड में हम एनिमल्स और जो प्लांट होते हैं उनको एज अ रॉ मटेरियल लेते हैं। वेजिटेबल ऑयल में भी होता है, कॉटन टेक्सटाइल में भी होता है, डेयरी प्रोडक्ट ऑफ कोर्स एनिमल से ही आता है। तो ये सब में क्या होता है कि जो प्लांट और एनिमल होते हैं एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़। मिनरल बेस इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री दैट यूज़ मिनरल ओर एज देयर रॉ मटेरियल। ऐसी इंडस्ट्री जो मिनरल ओर को एज देयर रॉ मटेरियल यूज़ करती है उसको हम कहते हैं मिनरल बेस इंडस्ट्री। एज अ नेम सजेस्ट, द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज़ को फीड करती है। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस इंडस्ट्री। जो आयरन ओर है उसमें से आयरन को निकालना, ये कौन सी इंडस्ट्री का काम होता है? मिनरल बेस इंडस्ट्री का काम होता है। दिस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीन्स, बिल्डिंग मटेरियल एंड रेलवे कोचेस। तो आयरन का, जब आप आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो आप उससे काफ़ी सब चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी कहा क्या है देखो इंडस्ट्री फीडिंग, मतलब जैसे आयरन आपने निकाला, अब आयरन से आप अलग अलग चीज़ें बना सकते हो, ऑटोमोबाइल्स, वो रेलवे ट्रैक। तो क्या कहते हैं, जो मिनरल बेस इंडस्ट्री है ना वो ओर के अंदर से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। फिर उस मिनरल्स के बाद आपको जो उस मिनरल के साथ करना होता है वो आप कर सकते हैं, इसलिए कि एक फीडिंग इंडस्ट्री है। ठीक है। मैराइन बेस इंडस्ट्री क्या होती है? यूज़ प्रोडक्ट फ्रॉम द सी, ओशन एज अ रॉ मटेरियल। मैराइन यानी कि पानी की बात हो रही है, तो जो इंडस्ट्रीज़ पानी को एज अ रॉ मटेरियल लेती है, किसके पानी को? सी के या फिर ओशन के, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैराइन बेस इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। इंडस्ट्रीज़ प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर एग्जाम्पल। केवल पानी को नहीं, ओशन और सी में से उनको कोई भी चीज़ मिलती है उसको एज अ रॉ मटेरियल लेती है, उसको हम कहते हैं मैराइन बेस इंडस्ट्री। इसमें जैसे कि मैराइन बेस इंडस्ट्री क्या बनाती है? मैन्युफैक्चरिंग फ़िश ऑयल जो होता है वो किसके अंदर आ जाता है? मैराइन बेस इंडस्ट्री के अंदर। ऐसी इंडस्ट्री जो ओशन और सी को एज अ रॉ मटेरियल लेती है उसको हम कहते हैं मैराइन बेस इंडस्ट्री। अब हमारी लास्ट आती है फॉरेस्ट बेस इंडस्ट्री। यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज अ रॉ मटेरियल। नेम सजेस्ट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एज अ रॉ मटेरियल लेती है, उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट बेस इंडस्ट्री। जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में भी एग्जांपल देखा था अपनी नोटबुक पढ़ने का, वो किसके अंदर आएगा? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आएगा। फॉरेस्ट आर मतलब पेपर हो गया, जैसे कि मैंने बताया,
पैरामेटिकल्स, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, ये सब। तो देखो, हम एज अ रॉ मटेरियल के बेस पे हमारे पास 4 तरह की इंडस्ट्री है। एक है एग्रो बेस इंडस्ट्री जो कि प्लांट और एनिमल को एज अ रॉ मटेरियल लेती है। दूसरी है मिनरल बेस इंडस्ट्री जो कि रॉ मटेरियल के अंदर से मिनरल्स निकालती है और उसको एज अ यूज़ लेती है। मराइन बेस इंडस्ट्री जो कि सी और ओशन के प्रोडक्ट होते हैं उनको एज अ रॉ मटेरियल लेती है। और फॉरेस्ट बेस इंडस्ट्री जो कि जो फॉरेस्ट को एज अ रॉ मटेरियल लेती है उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट बेस इंडस्ट्री। ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल के हिसाब से। अब देखते हैं साइज़ के हिसाब से। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। साइज़ के हिसाब से मतलब ये नहीं कि कौन कितनी छोटी कितनी बड़ी है, नहीं, कितना उसमें कैपिटल, कितने आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर काम करते हैं, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कितना प्रोडक्शन आप प्रोड्यूस कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं साइज़। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्री कैन बी क्लासीफाइड स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो ये तो देखो नॉर्मली आप इतना भी देखोगे ना कितना कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है। जो छोटी, अब 2 तरह की होती हैं, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। जो छोटी कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसमें छोटा कैपिटल इन्वेस्ट होता है, एम्प्लॉय कम होते हैं और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है। और लार्ज में क्या होगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ये तो ऐसा आप साइज़ देख के बता दोगे कि 2 तरह की कंपनियाँ, 2 तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। Cottage or household industries are type of small scale industry where the product are manufactured by hand by the artisans। तो ये जैसे कॉटेज हो गया, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ होती है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है जिसमें जो प्रोडक्ट होता है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है तो हाथ से, या फिर जो आर्टिशन होते हैं उन मतलब हैंडमेड होती है, जो लोगों के द्वारा बनाई गए प्रोडक्ट होते हैं वो किस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। बास्केट वेयरिंग हो गया, पोट्री हो गया, अदर हैंडी क्राफ्ट आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़। ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ use lesser amount of capital and technology as compared to a large scale industries that produce large volume of product। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, देखो जब हमारे देश में आज़ादी की बात हो रही थी तब क्या हो रहा था कि जो लोग थे ना, जो उनका रोज़गार था वो छिन गया था ड्यू टू द मशीन। तो पहले ज़माने में हमारे अभी भी काफ़ी जगह होता है वैसे, तो लोग क्या करते हैं अपने हाथों से ही चीज़ें बनाया करते हैं। तो ये आजकल इन सब चीज़ की जगह मशीनों ने ले ली है, पर जो हाथों से काम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी मजबूत होता है। तो ऐसे काम को हम किसके अंदर लेते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर लेते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, उसमें पैसा भी बहुत लगता है, वॉल्यूम भी बहुत प्रोड्यूस होता है, और क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट भी उसमें काफ़ी करनी पड़ती है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आप का पैसा भी कम लगाते हैं, टेक्नोलॉजी भी कम यूज़ करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल इज़ हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज़ सुपीरियर इन अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मैंने बता दिया। Silk, weaving and food processing industries are small scale industries. Production of automobiles, heavy machines are large scale industries। तो जैसे कुछ अभी भी आप देखोगे ना साउथ के साइड में, तो जो आंटी मतलब वहाँ की लोकल वुमेन्स होती हैं वो क्या करते हैं, हाथ से टोकरी बना दी, मतलब काफ़ी सब चीज़ें बनाते हैं, तो वो ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। बट जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, कार वगैरह बनाने का काम हो गया, एरोप्लेन बनाने का काम होगा, तो इसमें बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये किसके अंदर आती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप भी हमारी एक क्लासिफिकेशन है। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो इन सब सेक्टर्स की अपनी अपनी एक इंडस्ट्रीज़ होती हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जैसे कि नाम बता देता है, जिसको ओन करने वाला ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन बाय एंड ऑपरेट बाय गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट की जाती है, सच एज हिंदुस्तान एस्ट्रोनॉट लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है, एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, जो और ओन एंड ऑपरेट बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जॉइंट सेक्टर होती हैं जो कि स्टेट या फिर इंडिविजुअल और या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में इसका सहयोगदान होता है।
मारुति एडोय लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव सेक्टर कैसे होती है? इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेट बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ। कोऑपरेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है ओन या फिर ऑपरेट करी जाती है प्रोड्यूसर और द सप्लायर्स, प्रोड्यूसर या फिर सप्लायर्स के थ्रू, जो कि रॉ मटेरियल के सप्लायर होते हैं, वर्कर्स और द बोथ। आनंद मिल यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर द सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर। तो देखो सीधी सी बात, इजी लैंग्वेज में समझते हैं। ओनरशिप के बेसिस में 4 तरह की इंडस्ट्रीज होती है। प्राइवेट इंडस्ट्री वो जो कि एक अकेला हो या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो उनके द्वारा ओन करी जाए। पब्लिक वो जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन करी जाए। जॉइंट सेक्टर में क्या होता है कि प्राइवेट भी हो सकते हैं लोग और स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट आप उसमें लेते हैं। कोऑपरेटिव में जो सप्लायर होते हैं या फिर जो प्रोड्यूसर होते हैं वो लोग उस इंडस्ट्रीज़ को ओन करें, उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी इंडस्ट्री डाल दो वो वहाँ चल जाए, ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्रीज़ डालने के लिए आपको देखो क्या क्या देखना पड़ता है। एक होता है सबसे बड़ी बात रॉ मटेरियल। ठीक है, तो रॉ मटेरियल आपके पास इजीली एक्सेसिबल हो, लेबर्स हों, कैपिटल हो, पैसे हों, मार्केट पास में हो, ताकि जो आपने बनाया वो आपको ट्रांसपोर्ट, ऐसा नहीं है आपने बनाया यहाँ, आपने बनाया उत्तर प्रदेश में और आपको भेजना है जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसका तो ट्रांसपोर्ट का ही खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। तो जितना फिर आपके जो प्रोडक्शन है वो प्रॉफिट में ना जाते हुए लॉस में चला जाएगा। इसलिए आपको ऐसी जगह पे इंडस्ट्री बनानी पड़ती है जो कि आसपास मार्केट हो, पावर यानी कि लाइट की सप्लाई हो, ज़मीन हो सबसे बड़ी बात, और ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो। The factors affecting the location of industries are availability of raw material, land, ज़मीन, पानी, लेबर, लाइट, पैसे, ट्रांसपोर्ट और मार्केट। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर आर इजीली अवेलेबल। ये इसमें से कुछ या फिर क्या कहते हैं, सारे फैक्टर आसानी से मिल जाएं उस जगह पे हम इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। समटाइम द गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव लाइक subsidized power, low transport cost and other infrastructure so the industries may be located in backward areas। काफ़ी बार क्या होता है, जो गवर्नमेंट भी इसमें आपकी हेल्प कर देती है, तो वो आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम कर देती है या फिर आपको पावर प्रोवाइड यानी कि लाइट प्रोवाइड करवा देती है, ताकि आप इंडस्ट्रीज़ थोड़ी बैकवर्ड एरिया में बनाएं, वहाँ भी क्या हो जाए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ्टन लीड टू द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। इससे क्या होगा, जो वहाँ के लोकल बैकवर्ड एरिया में बनाएंगे तो वो उस एरिया का भी विकास होने लगेगा। तो उससे क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करेगा, ग्रोथ कर देगा किस चीज़ की, वहाँ के टाउन्स की, वहाँ के शहरों की। अब देखो इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये 3 चीज़ होती है हमारी इंडस्ट्री में। आपको पहले देना पड़ता है इनपुट, वो होता है प्रोसेस, मतलब उसकी होती है प्रोसेसिंग, और उससे आपको क्या मिलता है, आउटपुट। द इनपुट आर द रॉ मटेरियल। इनपुट क्या होता है हमारा, रॉ मटेरियल होता है। लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। द प्रोसेस, ये सब आपका इनपुट है। प्रोसेस में क्या आता है, इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिशिंग प्रोडक्ट। तो जो रॉ मटेरियल को फिनिशिंग प्रोडक्ट तक ले जाना, वो किसके अंदर आता है, प्रोसेस के अंदर आता है। द आउटपुट के अंदर क्या आता है, द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। जो एंड प्रोडक्ट आपके पास मिला और उससे जो आपके सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, वो आपका क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मतलब कपड़ों की इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, द आउटपुट क्या हो जाता है, कॉटन हो जाता है, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये होता है इनपुट। द प्रोसेस क्या होता है, गिनिंग, स्पाइनिंग, वियरिंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग, ये सब क्या होता है, इसका प्रोसेस होता है। तो आउटपुट क्या होता है, टी शर्ट यू वियर, जो आपने कपड़े पहने हैं वो आपके क्या है, आउटपुट है। इंडस्ट्रियल रीजन देखते हैं कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं।
Industrial region merges when the number of industries located close to each other and share the benefits of their closeness. इंडस्ट्रियल रीजन कौन सी जगह होती है जहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ आसपास हों और वो आसपास होने का फ़ायदा उठाएं, उसको कहते हैं हम अपना इंडस्ट्रियल रीजन्स. मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका. काफ़ी सब कहाँ पे ईस्ट नॉर्थ अमेरिका में हैं. वेस्ट एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया. Major industrial region tend to located in the temperate area near the seaport and especially near coal fields. तो काफ़ी सब इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे लोकेट की जाती है? टेम्परेट एरिया में लोकेट की जाती है सी पोर्ट के पास, यानी कि जो समुद्री तट होता है ना, जो किनारा होता है उसके पास की जाती है, और या फिर कोल फील्ड के नियर आसपास की जाती है. तो देखो यहाँ पे हमें बताया वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट और इंडस्ट्रियल रीजन देखो, ये देखो अपना नॉर्थ ईस्ट जो हमने बताया था अपना अमेरिका में बहुत है, ये अपना थोड़ा वेस्ट में भी है. गल्फ ऑफ कोस्ट कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, अपना नियर सी पोर्ट के पास करनी चाहिए, तो गल्फ ऑफ कोस्ट के पास आप देख सकते हो. और ऐसे ही बैकोटा में, सेंटिगो. अपने इंडिया में देखते हैं तो अपने इंडिया में देखो चेन्नई में, मुंबई में, गंगा वैली में. तो ये आप देख लेना और अच्छे से ऑब्जर्व भी करना, इसमें आपको पता चल जाएगा इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ कहाँ पे हैं. बेसिकली होते हैं कहाँ पे, जैसे टेम्परेट एरिया जहाँ पे हो गया, जहाँ पे सी पोर्ट होते हैं वहाँ पे, और जहाँ पे स्पेशली होता है कि कोल फील्ड्स के आसपास. इंडिया है सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन लाइक मुंबई के अंदर है पूना क्लस्टर, बेंगलोर के अंदर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गोरेगांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर. तो ये अपने इंडिया के अंदर है, इसको थोड़ा ना मैप पे लोकेट करना, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ एक्चुअली लोकेट की जाती हैं. अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़. मेजर इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन देखने से पहले हमारे पास ना कि यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है, ये पढ़ते हैं क्या है. इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर क्या होते हैं? इन इंडस्ट्री एक्सीडेंट डिज़ास्टर मेनली occurs due to a technical failure or irresponsible handling of hazardous material. इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर बेसिकली कब होते हैं? जब या तो कि टेक्निकल फॉल्ट हो जाए, फेलियर हो जाए, तब होते हैं, या फिर मतलब केयरलेस होके आपने कोई हज़ार्डियस जो चीज़ है जिससे ख़तरा बहुत हो सकता है, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी, तो वह आपने उतना ध्यान नहीं दिया और उसको हल्के में ले लिया. अरे वाह, ये उसी के बारे में है. वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर ऑफ ऑल टाइम ऑकर्ड इन भोपाल ऑन 3 दिसंबर 1984. मैंने बस अंदाजे से बोला और सहयोग से वही केस के बारे में यहाँ पे दे भी रखा है. सबसे ज़्यादा भयानक अब तक जो डिज़ास्टर हमारे इंडिया में माना जाता है वो है भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि 3 दिसंबर 1984 को हुई थी अराउंड 2:30 बजे सुबह के. इट वॉज अ टेक्निकल एक्सीडेंट इन विच हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोनेट गैस अलोंग विथ हाइड्रोजन cyanide and other reaction product leaked out of the pesticide factory of Union Carbide. क्या होता है इसके अंदर? अराउंड 12:30 बजे के करीब जो हमारी बहुत पॉइजनस गैस है, यानी कि जहरीली गैस है, जो कि है मिथाइल आइसोसाइनेट, अलोंग विथ इसके साथ साथ हाइड्रोजन साइनाइड और अदर जो रिएक्शन प्रोडक्ट उसके अंदर से लीक हो जाते हैं पेस्टिसाइड्स फैक्ट्री के अंदर से ऑफ यूनियन कार्बाइड, मतलब ये सब प्रोडक्ट लीक हो जाते हैं. द ऑफिशियल डेथ टोल्ड वॉज 3,598 इन 1989. तो इतनी डेथ हो जाती है उसके कारण. थाउजेंड्स हु सर्वाइव स्टिल सफ़र वन और मेनी elements like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorder.
ऑन द उस टाइम पे जो ये ट्रेजेडी हुई थी, तो उस टाइम पे तो इतने लोग आपको लगभग मरे हुए बताए गए, यानी कि 36,000 आप मोटा मोटा लेके चलो, और भी मरे हुए होंगे, बट ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और अभी तक उस दर क्या होता है ना कि जहाँ पे ये हुआ भोपाल में, तो वहाँ पे अभी तक लोगों को डिसऑर्डर होता है, मतलब वो ठीक एकदम प्रॉपर पैदा नहीं होते हैं, उनको कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होता है एट देयर बर्थ। या तो ब्लाइंडनेस होगी, या तो उनके बेचारों की आँखें नहीं होगी, इम्यून सिस्टम उनका अच्छा नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होगा। ऐसे करते हैं। इन अनदर इंसिडेंट्स ऑन 23 दिसंबर 2005 ड्यू टू द गैस वेल ब्लो आउट इन अ गाँव क्यों चोंगिन चाइना। तो यहाँ पे एक दूसरा इंसिडेंस के बारे में बताया है जो कि चाइना में हुआ था 23 दिसंबर 2005। 243 पीपल डाई हो गए थे, 9,000 वर इंजर्ड एंड 64,000 वर इवेक्यूएटेड। इतने लोग घायल हुए, इतने लोग इतने लोगों ने सफ़र किया, और इतने लोगों की डेथ हो चुकी थी। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन। काफ़ी लोग मर गए क्योंकि वो जब एक्सप्लोजन हुआ तो वहाँ पे वो भाग नहीं पाए थे। दोज हु कुड नॉट स्केप इन टाइम सफ़र बर्न देयर आइज़। उनकी आंखें जल गई, स्किन जल गई, लंग्स जल गए फ्रॉम द गैस। और किसकी वजह से? गैस की वजह से। तो बहुत दर्दनाक हादसे होते हैं ड्यू टू द इतनी भारी भारी हज़ार्डियस इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, इनकी वजह से। रिस्क रिडक्शन मेजर, तो उसके बाद क्या लिया गया? डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंट एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रीजन्स। तो जो ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं सेटअप की जाएगी, उससे दूर इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी। ये पहला एक लिया। people staying in the vicinity of industry should be aware of the storage of toxins, hazardous substance and their possible effect in the case of incidents occur। तो वहाँ के लोग हैं जो इंडस्ट्रीज़ के आसपास रहेंगे, उनको इंडस्ट्री के अंदर कितने टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, कितने हज़ार्डियस सब्सटेंस है, वो सब उनको बताया जाएगा, और उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो उनको अवेयर किया जाएगा। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग अगेंस्ट शुड बी इम्प्रूव्ड। फायर वार्निंग, जो फायर वार्निंग दी जाती है जब कोई आपके साथ मतलब आपके साथ नहीं होना चाहिए, जब कोई हादसा होता है तो उससे पहले एक फ़ायर अलार्मिंग दी जाती है, तो वो चीज़ और ज़्यादा इम्प्रूव कर दी गई। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड, और जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी टॉक्सिक सब्सटेंस की वो लिमिट होनी चाहिए। और पॉल्यूशन डिस्पर्शन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव्ड। और जो पोल्यूशन डिसऑर्डर यानी कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो बाहर निकाले जाते हैं, उसकी क्वालिटी को भी क्या गया यहाँ पे इम्प्रूव करा गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़, कितनी इंडस्ट्रीज़ मतलब इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में बताया गया है। द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज़ आर दी आयरन और स्टील इंडस्ट्री। जो वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्री है वो एक आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, कपड़ों की इंडस्ट्री है, एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ये क्या है? वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल आर ओल्डर इंडस्ट्रीज़, वाइल जो टेक्नोलॉजी है तो न्यू इंडस्ट्री ही होगी ऑफकोर्स। द कंट्रीज़ इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज़ लोकेटेड वो है जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया के अंदर है, हांगकांग के अंदर है, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। और मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सिलिकॉन वैली में है, और सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। डू यू नो में देखते हैं इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ आर आल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज़। जो इंडस्ट्रीज़ इमर्ज होती है उसको हम कहते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज़। दीज इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटलिटी एंड नॉलेज। ये सब इंक्लूड करते हैं, सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं अपनी आयरन और स्टील इंडस्ट्री, जो कि भाई बहुत ज़्यादा सेटअप है हमारे पूरे वर्ल्ड में। Like other industries, iron and steel industries too comprises various input, process और output। तो हर एक इंडस्ट्री में ये चीज़ होती है, इनपुट दिया जाता है, प्रोसेस की जाती है और आउटपुट आपको मिलता है। इट इज़ अ फीडर इंडस्ट्री
हुज प्रोडक्ट आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्रीज़। ये एक फीडर इंडस्ट्री है, जैसे कि हमारे वहाँ पे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री थी, वो भी एक फीडर इंडस्ट्री थी, क्योंकि जो उनके रॉ मटेरियल होते हैं ना, वो उनको एज अ अदर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। The input for the industries include raw materials such as iron ore, coal and limestone along with the labor, capital, site and other infrastructure. इनपुट क्या है? रॉ मटेरियल है, जैसे आयरन ओर हो गया, कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब तो इनपुट है, दिए जाते हैं। प्रोसेस क्या है? कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व मैनी स्टेजेस। द raw material is put in the blast flame where it is undergoes melting. It is then refined. The output obtained is steel which may be used other industry as a raw material. तो आपको इनपुट क्या देना पड़ता है? इनपुट दिया आपने रॉ मटेरियल, जैसे कि आयरन ओर दिया, कोल दिया, लाइमस्टोन दिया, लेबर, कैपिटल पैसे लगाएंगे, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोसेस क्या किया गया? आयरन ओर को कन्वर्ट किया गया स्टील के अंदर, काफ़ी सारे स्टेजेस होते हुए। जैसे कि रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल क्या है आपका आयरन हो रहा है, उसने आपने क्या किया, उसको एक बहुत जलते हुए ब्लास्ट फ्लेम में रख दिया, जिससे उसकी स्मेल्टिंग होगी। स्मेल्टिंग यानी कि वो पिघल गया, फिर उसको रिफ़ाइन किया गया, फिर उसके बाद उस स्टील को कन्वर्ट कर दिया गया जो भी आपको बनाना था, या फिर उसको एज अ रॉ मटेरियल भेज दिया गया दूसरी इंडस्ट्री में। स्मेल्टिंग देख लेते हैं। द इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट देयर ओर बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। जितने उसकी मेल्टिंग पॉइंट है उससे भी ज़्यादा उसको हीट देना, ताकि जो मेटल है वो उसकी आयरन ओर से अलग किया जा सके। स्टील इज़ टफ एंड इट इज़ वेरी इजीली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर। तो स्टील क्या होती है? टफ़ होती है, तो उसको इजीली शेप दिया जाता है। जैसे जब उसको मेल्ट किया जाता है तो उसको शेप दे दी जाती है, उसको काट दिया जाता है, उसको वायर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। स्पेशली अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स सच एज एल्युमिनियम, निकल एंड कॉपर। स्टील का अलॉय बना जाता है। अलॉय क्या, जिसमें एक से ज़्यादा मेटल्स यूज़ होते हैं, हाँ एक से ज़्यादा मिनरल यूज़ होते हैं, मैंने मेटल बोल दिया, सॉरी, एक से ज़्यादा मिनरल यूज़ होते हैं, उसको हम कहते हैं अलॉय। तो स्टील का अलॉय बना जाता है जैसे कि अदर मेटल्स को यूज़ करके, जैसे एल्युमिनियम हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, इन सब को यूज़ करके क्या करते हैं? स्टील का अलॉय बनाते हैं। अलॉय गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस। उससे क्या होती है? उसको बहुत हार्डनेस मिलती है, टफनेस मिलती है, टफ़ हो जाता है बहुत ज़्यादा, और एबिलिटी टू रिस्टेंड रस्ट, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता आ जाती है, कैपेसिटी आ जाती है। देखो, 8 टन्स ऑफ कॉइल प्लस 4 टन्स ऑफ आयरन और प्लस 1 टन ऑफ लाइमस्टोन, जिससे बनता है हमारा 1 टन ऑफ स्टील। तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है स्टील। स्टील इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। देखो, एलॉय एक बार देख लेना, शायद मिनरल है या फिर मेटल है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एक से ज़्यादा चीज़ों को मिला के बनाया जाता है, उसको हम एलॉय कहते हैं। अब स्टील क्या है? बैकबोन है किसकी? मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसकी। ऑलमोस्ट एवरी डे वी यूज्ड इज़ ईदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज़ बीन मेड विद अ टूल एंड मशीनरीज ऑफ दिस मेटल। हर दिन आप अपने दिन मतलब पूरे दिन में आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करते हो जो कि आयरन से बनी होती है, ऐसे फिर स्टील से बनी होती है, या फिर उनके अलॉय से बनी होती है। जैसे कि शिप, ट्रेन, ट्रक, ऑटोज़ आर मेड लार्जली ऑफ स्टील, ये सब स्टील से बने होते हैं। इवन द सेफ्टी पिन्स एंड द निडल यूज आर मेड फ्रॉम स्टील। तो जो आप सेफ्टी पिन लगाते हैं या फिर जो नीडल सुई आप यूज़ करते हैं, वो भी किससे बनी होती है? स्टील से बनी होती है। ऑयल वेल्स आर ड्रिल विद द स्टील मशीनरीज। जो ऑयल वेल जो आप गड्ढा खोदते हैं तो उसकी जो मशीन होती है वो भी स्टील से बनी होती है। स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल। मिनरल्स आर माइंड विद द स्टील इक्विपमेंट। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील। लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क। तो इसमें बताया कि स्टील की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इनकी आप अपने दिन भर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करते ज़रूर हैं जो कि स्टील या फिर आयरन या फिर उनके अलॉय से बनी होती है। फ्रॉम आयरन ओर टू द स्टील इन ब्लास्ट फ्लेम। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या है,
ये आपका आ रहा है आयरन और लाइमस्टोन एंड कोक। इसको ये देखो ब्लस्ट फ्लेम में डाला, हॉट एयर बाहर निकल गई, स्लैग और मोल्टन आयरन यहाँ से आपका बाहर आ गया। ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। Before 1800 AD, iron and steel industry was located where the raw material, power supply and running water was easily available. 1800 AD से पहले क्या हुआ करता था, स्टील और आयरन की इंडस्ट्रीज़ वहाँ लगाए जाते थे जहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, पावर कनेक्शन आसानी से मिल जाए और पानी आसानी से अवेलेबल हो। Later, the idea of location from the industries was near coalfield and close to the canals and railways. फिर उसके बाद जो ये आइडिया था वो बदल दिया गया और कहाँ पे लगाए गए, जहाँ पे कोल फील्ड पास में हो, कैनल्स पास में हो या फिर रेलवेज पास में हो। After 1950, iron and steel industries began to be located on a large area of a flat land near seaports. फिर 1950 में 1950 के बाद जो इंडस्ट्रीज़ हुई उनको सी पोर्ट के पास क्या किया गया, लोकेट मतलब वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। दिस इज़ बिकॉज बाई दिस टाइम स्टील वर्क हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन और हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज़। ऐसा क्यों करा गया, क्योंकि जो स्टील की प्रोडक्शन थी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो इसलिए स्टील और फिर आयरन को किसके थ्रू भेजा जाता था, पानी के थ्रू भी सी ट्रांसपोर्टेशन चलती थी बेसिकली। इसलिए जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको भी सी पोर्ट्स के पास इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया गया था। तो यहाँ पे एक इससे आप समझ जाओगे द बेस्ट लोकेशन बिफोर 1800 में कहाँ पे लगाए जाते थे, जहाँ पे पानी अवेलेबल हो, पानी आसानी से अवेलेबल हो, पावर सप्लाई आसानी से अवेलेबल हो और रनिंग वाटर। फिर द बेस्ट लोकेशन फ्रॉम 1800 टू 1950 कहाँ पे लगाने लग गए थे अपने, जहाँ पे फ्लैट लैंड हो नियर द सी। द बेस्ट लोकेशन सिंस 1950 के बाद सी पोर्ट के पास वो लोग लगाने लग गए थे इंडस्ट्रीज़ को। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। इंडिया के अंदर कोई भी इंडस्ट्रीज़ अगर अच्छी चलानी है तो उसमें आपको रॉ मटेरियल अच्छा देना पड़ता है, चीप सस्ते लेबर होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट आसानी से होने चाहिए और मार्केट क्या होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए। ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज भाई, भिलाई, दुर्गापुर, बोनपुर, जमशेदपुर, रोकलेरा, अरे बाप रे नाम भी देख लो, बोखोरा आर सिचुएटेड इन द रीजन सेपरेट ओवर 4 स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और भगवती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलेम इन तमिलनाडु एंड अदर इम्पॉर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। तो ये सब इनकी लोकेशन है, ये तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये मैप में देख लेना कि मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया कौन कौन से हैं। अपना इंडिया भी है, देखो चाइना के अंदर है, मेन यूरोप के अंदर है, कितने सारे हैं। तो ये आप देख लेना इनकी लोकेशन, ठीक है। जमशेदपुर के बारे में देखते हैं, इतना स्पेशल क्यों दिया है इसको, इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है। बिफोर 1947 यानी कि आज़ादी से पहले देयर वॉज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। बिफोर आज़ादी से पहले जो हमारे पास एक ही आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी कंट्री के अंदर, जो कि थी टाटा की। इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड, तो आपको पता है ये प्राइवेटली ओन्ड थी। अभी इसके ओनर है रतन टाटा जी। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेटअप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि वो और भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनाएंगी आयरन और स्टील की। टिस्को वॉज स्टार्टेड इन 1907 एट सक्शी नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सुबरनेखा और करखाई इन झारखंड। तो टिस्को सबसे इस्टेब्लिश कब हुई थी,
1907 में हुई थी। इस रिवर के पास, साक्षी रिवर के पास, रिवर सुबर्णरेखा और खरकी रिवर के पास, झारखंड के अंदर साक्षी प्लेस है। साक्षी, देखो कुछ अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो, बट जो इन्फॉर्मेशन है वो लेने की कोशिश कर लिया करो। लेटर, बाद में, ऑन साक्षी वॉज रीनेम एज जमशेदपुर। जो साक्षी है उसको रीनेम मतलब उसका नाम बदल गया दिया किसमें, जमशेदपुर में। जियोलॉजिकली जमशेदपुर इज़ मोस्ट कन्वीनियंट सिचुएटेड आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। और जियोलॉजिकली देखा जाए यानी कि वहाँ के जो जियोग्राफी देखा जाए उसके हिसाब से जमशेदपुर एकदम बेस्ट जगह थी किसको इस्टेब्लिश करने के लिए, आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए। साक्षी वॉज चूजन टू सेट अप द स्टील प्लांट फॉर द सेवरल रीज़न। इसको जमशेदपुर को अब जमशेदपुर बोलेंगे, तो उसको चूज़ करने के काफ़ी सारे रीज़न थे। दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कलाईमाती स्टेशन ऑफ ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे स्टेशन लाइन। तो जो ये जगह थी ये इससे 32 किलोमीटर ही दूर था अपना ये बंगाल नागपुर रेलवे स्टेशन लाइन। इट वॉज क्लोज टू द आयरन और कोल एंड मैग्नीशियम डिपॉजिट एज वेल एज टू द कोलकाता विच प्रोवाइड लार्ज मार्केट। देखो कितनी अच्छी जगह इस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया। पहले हमें क्या मिल गया, ट्रांसपोर्टेशन पास में मिल गया। दूसरा ये रॉ मटेरियल भी मिल गया, आयरन और कोल वहाँ पे डिपॉजिट थे, वहाँ पे मैग्नीशियम डिपॉजिट था। तीसरा जो हमें अच्छी चीज़ मिल गई वो है मार्केट, जो कि कोलकाता भी वहाँ के से पास था। टिस्को गोट गेट्स कोल फ्रॉम झरिया कोलफील्ड एंड आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट्स मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। टिस्को कोल ले लिया करता था झरिया से, कोलफील्ड्स हैं वहाँ पे। आयरन और लाइमस्टोन डोलामाइट मैग्नीशियम उसको उड़ीसा और झारखंड से मिल जाया करते थे। द करखाई एंड सुबर्णरेखा रिवर इंश्योर सफिशेंट वाटर सप्लाई, ये यहाँ से इनको वाटर सप्लाई अच्छी खासी मिल जाती थी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइड एडवोकेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट ने भी इनको बाद में पैसा देना शुरू कर दिया इनकी डेवलपमेंट के लिए। मतलब ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये डेवलप होगी तो वहाँ पे रोज़गार भी डेवलप होगा। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट वॉज सेटअप आफ्टर टिस्को के बाद वहाँ पे बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप की गई। दे प्रोड्यूस केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल एंड फाइबर। ये सब चीज़ें वहाँ पे क्या करी गई, प्रोड्यूस की गई। देखो यहाँ पे आपको एक मैप भी दे रखा है जिसमें देखा जाए तो ये रहा आपका साक्षी, ये रही आपकी रिवर और ये रेलवे लाइन। टाटा स्टील वर्क यहाँ हुआ करता था, सही जगह यार। यहाँ पे इंडस्ट्री, यहाँ पे आपकी रेलवे स्टेशन, ये आपका पानी और क्या है यहाँ पे, एयरपोर्ट भी नज़दीक है, टाटा मेन हॉस्पिटल। चलो जो भी है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें नज़दीक थी और कितनी अच्छी जगह थी यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ ओपन द डोर टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट थी वो बहुत तेज़ी से हुई, इसकी जो इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट थी वो बहुत तेज़ी से हुई। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज डिपेंड हैवीली ऑन द आयरन स्टील इंडस्ट्री फॉर द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लगभग इंडिया के अंदर जो भी सारी इंडस्ट्रीज़ थी वो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड हो गई थी एज देयर बेसिक, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो इन इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड हो चुकी थी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एज वेल एज मिनी स्टील माइल्स। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ थी वो मिनी काफ़ी हद तक अपना क्या कंसिस्ट कर रही थी, मिनी यानी कि छोटी स्टील माइल्स को अपने अंदर कंसिस्ट कर रही थी। इट आल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, रोलिंग माइल्स एंड एंशिनरी इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक तो थी मिनी स्टील माइल्स, आपको इजीली अवेलेबल हो रही थी। दूसरा रोलिंग माइल्स और एंशिनरी इंडस्ट्रीज़, एंसिलरी इंडस्ट्रीज़। पीटर्सबर्ग
अब ये क्यों फेमस है ये भी देख लेते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका के अंदर थी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन थी जहाँ पे ये स्टील इंडस्ट्री सेटअप थी। द स्टील इंडस्ट्रीज एट पीटर्सबर्ग इंजॉय लोकेशनल एडवांटेजेस, लोकेशन एडवांटेजेस था जैसे जमशेदपुर में था टाटा को। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज़ अवेलेबल ईजीली, कोल अवेलेबल था। आयरन ओर कम्स फ्रॉम द आयरन माइल्स एट मिनेसोटा मिनेसोटा जो भी है ये, इधर से इनको क्या मिल जाता था, आयरन ओर ईजीली अवेलेबल था। अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पीटर्सबर्ग, इतना दूर था। 15 बिटवीन दिस माइल्स एंड पीटर्सबर्ग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चीपली। और इधर से क्या आता था, ये बाय रोड जाने के बजाय जो शिपिंग थी, मतलब सी के थ्रू जो रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना, वो इजीली, वो इसके कंपेरेटिवली चीपली था। द फेमस ग्रेट लेक वाटरवे थी। ट्रेन्स कैरीज दी ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक टू द पीटर्सबर्ग एरिया। जो ट्रेन में हम क्या करते थे, ग्रेट लेक से पीटर्सबर्ग, मतलब ट्रेन में रॉ मटेरियल रख दिया करते थे, कहाँ से, ग्रेट लेक से टू द पीटर्सबर्ग एरिया। दी ओहियो एंड मंगोलिया एंड एल्गिनी रिवर प्रोवाइडेड एडवोकेट वाटर सप्लाई। तो ये रिवर्स थी कौन कौन सी, ओहियो, मोनगेरला और एलिग्रेनी रिवर्स, जो कि पानी सप्लाई दिया करती थी। रॉ मटेरियल इनको मिल जाया करता था मिनेसोटा से, और ये खुद कोल माइल्स के पास लोकेटेड थी। पानी इनको इन रिवर से मिल जाया करता था। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील माइल्स आर इन द पीटर्सबर्ग इटसेल्फ, अब कम रह गई हैं। दे आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ मंगोलिया एंड एलिगिरी रिवर अबोव पीटर्सबर्ग एंड अलोंग द ओयो रिवर बिलो इट। तो अब ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो कहाँ सिचुएटेड होने लग गई हैं, इन रिवर्स के पासेस, इनके रिवर्स के पास, यानी कि जो वैली होती है वहाँ पे सिचुएटेड होने लग गई हैं, और इस रिवर के नीचे सिचुएटेड होने लग गई हैं। फिनिश्ड स्टील इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड और वाटर रूट। तो जो फिनिशिंग प्रोडक्ट होता था वो पानी के थ्रू और या फिर लैंड के थ्रू किया करते थे, ट्रांसपोर्ट किया करते थे। द पीटर्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर दैन स्टील इंडस्ट्रीज। तो इधर बहुत सारी फैक्ट्रीज होने इस्टेब्लिश होने लग गई। दीज यूज स्टील एज अ रॉ मटेरियल टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरीज एंड रेल्स। तो क्या कहते हैं, पीटर्सबर्ग में काफ़ी स्टील इंडस्ट्रीज़ के अलावा भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होने लग गई जो कि स्टील को एज देयर रॉ मटेरियल यूज़ कर रही थी। डू यू नो में देखते द नेम ऑफ ग्रेट लेक आर सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटेरियो, मिशिगन एंड एरी। लेक सुपीरियर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ दिस 5 लेक, इट लाइज हायर अपस्ट्रीम दैन अदर्स। तो ये ग्रेट लेक्स के बारे में दे रखा है। तो इन दोनों, एक जमशेदपुर और एक पीटर्सबर्ग, इन दोनों केस से आपको क्या समझ आया, जो इंडस्ट्रीज़ आपको इस्टेब्लिश करनी होती है ना, जहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, ये हमने देखा था, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ईजीली मिल जाए, मार्केट ईजीली मिल जाए, पावर सप्लाई ये सब ईजीली मिल जाए, वहाँ आपकी अगर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है तो वो काफ़ी अच्छी चलती है। वरना अगर इनमें से जैसे कि अब मार्केट से दूर ले ली तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का बहुत खर्चा आ जाएगा, पावर सप्लाई इजीली अवेलेबल नहीं है तो दूर से जब कनेक्शन लोगे तो उसका खर्चा बहुत आ जाएगा, तो उसमें जितना प्रॉफिट कमाओगे उतना आपको तो पे करना पड़ जाएगा इन सब चीज़ों में। इसलिए जो ये सारी कंडीशन फुलफिलमेंट होती है वहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया जाता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जहाँ कपड़े बनते हैं। वियरिंग क्लोथ फ्रॉम यान इज़ एन एशियंट आर्ट। जो यान होता है, जानवर होता है, वहाँ उससे कपड़े बनाना ये पुराने ज़माने में किया जाता था, मतलब उसके बाल से या फिर किसी चीज़ से। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ। अब जो कॉटन हो गया है, वूल हो गया है, इन सब चीज़ों को यूज़ करके क्लोथ बनाए जाते हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन दैम।
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं उसके अंदर कैसा रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो फाइबर्स होते हैं वो उसके रॉ मटेरियल होते हैं किसके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड, दो टाइप के होते हैं। नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम वूल, सिल्क, कॉटन, लिनेन एंड जूट। इस सब से हमें क्या मिलते हैं, नेचुरल फाइबर मिलते हैं। मैन मेड फाइबर इंक्लूड नाइलॉन हो गया, पोस्टर हो गया, आर्केलिक हो गया, रेयन हो गया। ये सब क्या है, मैन मेड फाइबर हैं। वर्ड ओरिजिन देख लेते हैं एक बार। द टर्म टेक्सटाइल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्सीरी विच मीन्स वियर। तो ये था, समझ गए होंगे आप, बहुत ईजी थी बात समझने के लिए। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा पुरानी इंडस्ट्री है। टिल द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन 18th century, कॉटन क्लॉथ वॉज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक एंड लूम्स। तो 18 यानी कि जो हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, जो कि हिस्ट्री का टॉपिक है, 18th सेंचुरी में उस टाइम पे जो कपड़े बनाए जाते थे वो हाथ से बनाए जाते थे, स्पिनिंग टेक्निक को यूज़ करके, और लूम्स को यूज़ करते हैं। इन 18th century, पावर लूम्स फैसिलिटेटेड एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारे, जब आप इंडियन इंडिपेंडेंस में पढ़ोगे ना, तो उसमें देखोगे जो हमारे इंडिया में जो लोग हाथ से बनाए जाते थे उसकी अहमियत कम हो गई थी कपड़ों की, जब इंडस्ट्रीज़ मशीन सेटअप कर दी गई ब्रिटेन में। तो उस टाइम पे हमारे इंडिया में ये सब बॉयकॉट भी चला था कि ब्रिटिश गुड को बॉयकॉट वगैरह करो, ताकि हमारे जो इंडियन के रोज़गार हैं वो बचे रहें। तो 18th सेंचुरी में क्या गया, ब्रिटेन में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और उसकी मशीन सेटअप कर दी गई। तो फिर उसमें कपड़े बन के आने लग गए, जो कि सस्ते भी थे और फास्ट भी बन जाया करते थे। टुडे इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और फिर बाद में और भी जगह फैलती चली गई इंडस्ट्री, जैसे कि अपना इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, यूएसए तो है ही। India has a glorious tradition of producing excellent quality textile, कॉटन टेक्सटाइल। तो इंडिया के अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से बनता है और ये अपना पुराना ट्रेडिशन भी है। बिफोर द ब्रिटिश रूल, इंडियन हैंड स्पन एंड हैंड वूलन क्लोथ ऑलरेडी हैड बिन वाइड मार्केट। तो मैंने बताया ना, ब्रिटिश रूल से पहले क्या होता था, अपने इंडिया में कपड़े बना करते थे और उसका बहुत ज़्यादा वाइड मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट भी था। मुस्लिम ऑफ ढाका, चिनकिस ऑफ मसूलीपट्टनम, कैलोज ऑफ कलकत्ता एंड गोल्ड वो कॉटन ऑफ बहरनपुर, सूरत एंड वडोदरा वर नोन वाइडली फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन। तो अब देखना, अपने इंडिया में ना अलग अलग कल्चर के हिसाब से अलग अलग ड्रेसेस में, जैसे कि जो मराठियों की ड्रेस आपने देखी हो अलग होती है, साउथ इंडियन की ड्रेसेस अलग होती हैं, राजस्थानी की राजपूती ड्रेस होती है। तो अलग अलग कल्चर के हिसाब से हमारे पास अलग अलग ड्रेसेस थी। और जो अपने कपड़ों का जो व्यापार है ना, मतलब कपड़ों का जो धंधा अपने इंडिया में बहुत पुराना है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो यहाँ पे ये उनके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंडलूम कॉटन टेक्सटाइल वॉज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब जो चीज़ हाथ से बनती है तो वो जाहिर सी बात है, उसमें मेहनत बहुत लगती है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। हेंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वुड नॉट फेस द कॉम्पिटिशन आफ्टर द न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द वेस्ट which produce cheap and good quality fabric through the mechanized industrial unit। तो मैंने जैसा बताया कि जैसे कि जब ब्रिटेन में नई इंडस्ट्री सेटअप हो गई जो कि मशीन्स के थ्रू कपड़े बनाती थी, तो उसका कंपटीशन हमारी ओल्ड इंडस्ट्री यानी कि हाथ से बने हुए कपड़े नहीं फेस कर पाए, क्योंकि वो जो ब्रिटेन में बनते थे वो एक तो जल्दी बन जाया करते थे, चीप थे, अच्छी क्वालिटी के भी थे। तो इसलिए लोगों को फिर क्या है, जल्दी चीज़ें, मतलब लोगों को होता है ना, जल्दी जल्दी जितना जल्दी मिल जाए उतना उनको चाहिए होता है। तो फिर लोगों ने क्या किया कि जो इंडस्ट्री सेटअप हुई थी कपड़ों को बनाने के लिए, वहाँ से कपड़े ख़रीदने शुरू कर दिए। द फर्स्ट सक्सेसफुल मशीनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वॉज इस्टेब्लिश इन मुंबई में 1854 में हुई थी। द वार्म
moist climate, a port for importing machinery, availability of raw material and skilled labor, resulting rapid expansion of industries in this region. तो मुंबई में क्या हुआ था, एक तो वहाँ पे समुंदर भी है, तो वहाँ सी पोर्ट के पास उन्होंने इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करी, रॉ मटेरियल आसान था, स्किल लेबर थे, और ट्रांसपोर्ट का भी ऐसा कुछ खर्चा था नहीं, तो वहाँ पे जो इंडस्ट्री है ना बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर गई। इनिशियली द इंडस्ट्री फ्लरिश्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट। तो पहले यहाँ पे इंडस्ट्री जो थी वो ग्रो करी, और बट टुडे ह्यूमिड कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली। तो वहाँ पे पहले क्या था, ह्यूमिड क्लाइमेट में थोड़ी सी नमी बनी हो, ऐसे क्लाइमेट में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया जाता था, बट आजकल इस ह्यूमिडिटी को आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर दिया जाता है, और रॉ मटेरियल इज़ प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, सो इंडस्ट्रीज हैज़ स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। तो फिर पहले तो केवल मुंबई और गुजरात में थी, फिर जब जो चीज़ें कंडीशन चाहिए उस इंडस्ट्रीज़ के लिए वो आर्टिफिशियली जब बनाने लग गए, तो फिर ये और भी जगह पे क्या हो गई, स्प्रेड होने लग गई। डू यू नो में देखते हैं, द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री वॉज इस्टेब्लिश एट फोर्ट ग्लस्टर नियर कोलकाता इन 1818 बट इज़ क्लोज डाउन आफ्टर सम टाइम। तो सबसे पहले बनी थी, पहले यहाँ पे तो आपको बताया ना मुंबई में 1854 में, इससे पहले 1818 में कोलकाता में बनी थी, बट वो बंद हो गई थी। फिर देखते हैं ऑफ इंडिया, कैम्पटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी, पानीपत आर सम एग्जाम्पल। अब यहाँ पे भी क्या हो गया, इंडस्ट्री सेटअप होने लग गई हैं। डू यू नो में देखते हैं, आफ्टर 1/3 ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड। अबाउट 1/3 ऑफ टोटल, अच्छा 1/3 जो उनका प्रोडक्शन होता है, नहीं 1/3 इंडस्ट्री टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड, 1/3 उस जो ज़्यादा प्रोडक्शन होती है वो क्या होती है, एक्सपोर्ट होती है, यानी कि बाहर जाती है। अहमदाबाद देखते हैं, तो जो अपनी पहली लगी थी वो मुंबई और अहमदाबाद में लगी थी, है ना। तो अहमदाबाद के बारे में देखते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात के अंदर है, ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर के बैंक पे है। द फर्स्ट मील वॉज स्टैब्लिश इन 1859, इधर सबसे पहले ये मील स्टैब्लिश की गई। इट सून बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी इन इंडिया, और जो कि सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन गई इंडिया में। पहली कौन सी थी, मुंबई थी। अहमदाबाद वॉज देयरफॉर ऑफ्टन रिफर्ड टू एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ये इसको अंडरलाइन कर लो, ये आपकी उसमें MCQs में पूछा जा सकता है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। फेवरेबल लोकेशन लोकेटेड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। जो वहाँ पे फेवरेबल उनको कंडीशन भी मिल गई जो उनको एज अपनी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने में चाहिए थी। अहमदाबाद इज़ सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द कॉटन ग्रोइंग एरिया। तो कॉटन ग्रोइंग यानी कि महाराष्ट्र में तो कॉटन उगाई जाती है, ब्लैक सॉइल पर कॉटन उगती है, तो इसलिए मुंबई तो फर्स्ट पे थी। तो अब अहमदाबाद भी उसके पास ही है, तो इसलिए कॉटन की जो सिचुएटेड एरिया के पास है अहमदाबाद, इसलिए वहाँ पे अच्छी ग्रो कर गई। दिस इंश्योर्ड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इससे क्या हो गया, रॉ मटेरियल आसानी से मिल गया। क्लाइमेट इज़ आइडल फॉर स्पिनिंग एंड वियरिंग, जो क्लाइमेट कंडीशन थी वो भी काफ़ी फेवरेबल थी स्पिनिंग और वियरिंग के लिए। द फ्लैट टेरेन था, मतलब फ्लैट इसको ऐसे कहते हैं ना, फ्लैट टेबल टॉप उनकी जगह थी अच्छी खासी। एंड ईजिली अवेलेबल ऑफ लैंड, ज़मीन भी आसानी से मिल गई। सूटेबल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिल्स, तो ये सारी कंडीशन उनको मिल गई, तो वहाँ पे मिल्स इस्टेब्लिश करना क्या हो गया, सूटेबल हो गया। द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ गुजरात महाराष्ट्र प्रोवाइड बोथ स्किल एंड सेमी स्किल लेबर। तो महाराष्ट्र में जो लोग काफ़ी रहते थे, तो वहाँ पे स्किल लेबर भी थे और थोड़े से कम स्किल लेबर भी थे। वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क परमिट ईजीली ट्रांसपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, दस प्रोवाइडिंग ईजी एक्सेस टू द मार्केट। ट्रांसपोर्टेशन भी आसानी से मिल गया, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी बहुत इजीली हो जाता था, मार्केट के मतलब मार्केट में सामान बहुत आसानी से पहुँचा दिया जाता था। मुंबई पोर्ट नियरली फैसिलिटेड इंपोर्टेड ऑफ मशीनरीज एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल। तो जो मुंबई पोर्ट था वहाँ पे क्या होता था, मशीनरीज आप इंपोर्ट करते थे और इस टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट को बाहर भेजा करते थे। बट इन रिसेंट ईयर अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैव
बीन हैविंग सम प्रॉब्लम, मतलब कि रिसेंट टाइम में उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आने लग गई। सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज डाउन, तो काफ़ी सारी उसमें से बंद भी हो गई। ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर इन द कंट्री एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरीज टेक्नोलॉजी इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले वो कहते हैं ना, किसकी ग्रोथ होती है तो उसका गिरना भी संभव होता है। तो शुरू में तो अहमदाबाद की जो इंडस्ट्रीज़ थी उसने काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन किया, मतलब काफ़ी अच्छी वो चली। बट फिर उसके बाद क्या हुआ कि हर जगह अलग अलग जगह पे अभी इंडस्ट्री सेटल मतलब इस्टेब्लिश होने लग गई। तो फिर जो वहाँ के लोग थे वो वहीं से ले लिया करते थे, उनको अहमदाबाद या मुंबई स्पेसिफिक आने की ज़रूरत नहीं थी। तो और फिर जो इसके अंदर अहमदाबाद के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ थी उसकी जो मशीन्स थी, टूल्स को उसको भी इतना रिनोवेट नहीं किया गया, नई तरह की नहीं लाई गई। तो ये धीरे धीरे जो थी ये बंद पड़ने लग गई और अलग अलग जगह क्या होने लग गई, इमर्ज होने लग गई। अस्का का देखते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल जापान के अंदर, ये अपने इंडिया की बात थी, अब यहाँ पे जापान की बात हो रही है। इसको भी मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप इन ऑस्का ड्यू टू अ सेवरल जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो इसमें जो डेवलप हुई इसके अंदर काफ़ी सारे जियोग्राफिकल फैक्टर थे, मतलब कुछ थे, सॉरी। द इंटेंस प्लेन अराउंड ओस्का इंश्योर दैट द लैंड वॉज ईजिली अवेलेबल ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स। तो जो वहाँ पे लैंड था, ज़मीन, ऐसी जगह देखी गई जहाँ पे कॉटन हमें इजीली अवेलेबल हो जाए एज अ रॉ मटेरियल। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट था जो कि ज़रूर होता है स्पिनिंग और वीइंग के लिए। रिवर जो थी वो योदो थी जो कि सफिशेंट पानी प्रोवाइड कर सके मील्स के लिए। लेबर जो थे वो इजीली अवेलेबल थे। लोकेशन, इंपोर्ट रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्ट टेक्सटाइल, जो उनकी लोकेशन थी वहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी आसानी से हो जाया करता था। कम्प्लीटली अपॉन द रॉ मटेरियल, तो ये जो इंडस्ट्री थी वो डिपेंड करती थी रॉ मटेरियल पे। इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, यानी कि उधर कहीं पे कॉटन क्या कहते हैं ग्रो नहीं होता था, तो जो ये इंडस्ट्री थी वो कम्प्लीटली डिपेंड किस पे करती थी, जो इनके लिए इम्पोर्ट आएगा रॉ मटेरियल का उस पर। कॉटन इज़ एन इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट से ये लोग इम्पोर्ट करते थे, इंडिया से, चाइना से, यूएसए से। द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज़ मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज़ अ गुड मार्केट ड्यू टू द गुड क्वालिटी ऑफ एंड लो प्राइजेस। तो इम्पोर्ट हुआ करता था कॉटन का, और ये लोग क्या करते थे, बनाते थे कपड़े और काफ़ी सस्ते दाम में अच्छी क्वालिटी में बेच दिया करते थे, तो काफ़ी चला ये भी। तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज़ इन द कंट्री ऑफ लेट। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री of Osaka has been replaced by other industries such as iron, steel, machinery, shipbuilding, automobiles, electrical equipment and cement। फिर बाद में क्या कर दिया, जो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को रिप्लेस कर दिया किसने, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ ने, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ ने, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सीमेंट इंडस्ट्री ने इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को रिप्लेस कर दिया गया। तो इसका रॉ मटेरियल यहाँ नहीं मिलता था, इनको इंपोर्ट करना पड़ता था, तो उसका खर्चा ज़्यादा हुआ करता था। तो हमने लाइन बाय लाइन ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए गाइस इसको आप एक बार रिवाइज कर लें। काफ़ी मतलब फैक्चुअल सा है, इसमें काफ़ी जगह आपको लोकेट करने वाली हैं, तो उसको आप पता डायरेक्ट मैप पे प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।